हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज दिनांक 8 मार्च को ही होली के शुभ अवसर पे ही वीडियो शूट हो रही है। देखिए, होली एक बहुत ही हिंदू धर्म में बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है और होली में एक दूसरे सभी लोग मिलते हैं, प्रेम भाव प्रकट करते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को होली के शुभ अवसर पे मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना अपलोड किया जाए। तो हम जितने भी योग प्लेनेट के जितने भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं, सभी के सभी टीचर्स आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम में लगे हुए हैं। हर एक वीडियो, हर सब्जेक्ट्स का जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट का जितने भी एक्सपर्ट टीचर हैं वो सभी लोग अपने पे सब्जेक्ट पे कार्य कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, देर न करते हुए मैं आप लोगों को फिर से फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट लेकर के आया हूँ जो कि हर जगह यूज़फुल होता है। यहाँ पे कंसेप्ट अगला है जिसका नाम है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ये एपोस्ट्रोफी क्या कहलाता है, इसको बेहतर से बेहतर तरीके से हम लोग जानेंगे। एपोस्ट्रोफी का हिंदी होता है संबोधन। एपोस्ट्रोफी का हिंदी होता है संबोधन। संबोधन से आपको पता चल रहा है कि किसी को संकेत करना, बोलना, ठीक है, किसी को संबोधन करना। इसका जो डिफिनेशन है, एन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द अब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एपोस्ट्रोफी उसे कहा जाता है जो किसी भी मरे हुए को, मृत को, या जो आपके सामने उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित हो, या मानवीकरण, कोई भी आपका वस्तु हो उसमें लगे कि प्राण है, या कोई भी आपके मन में भावना चल रहा है, उसको ऐसे तरीके से, डायरेक्ट तरीके से व्यक्त किया जाए जैसे लगे कि वो आपके सामने है, उसी को हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे नोट ये है कि इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच। यह जो है ना, एक एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच भी कहलाता है या होता है। इसको आप एपोस्ट्रोफी को एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। और कुछ नोट भी आपको मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है कि एपोस्ट्रोफी इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे ध्यान दे, एपोस्ट्रोफी इज अ स्पेशल फॉर्म, यह विशेष रूप है किसका, पर्सोनिफिकेशन का। जी हाँ, एपोस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर है। इससे पहले मैं आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच का 3 लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आप सबसे पहले उसको देखें। तो उसमें पर्सोनिफिकेशन में पढ़ाया हूँ, उसका हिंदी होता है मानवीकरण। मानवीकरण किसे कहते हैं, तो कोई भी निर्जीव वस्तु को या कोई भी विचार को, भाव को ऐसे तरीके से व्यक्त करे जैसे मानो कि उसमें प्राण है, जीव है। कोई भी निर्जीव वस्तु को ऐसे तरीके से हम व्यक्त करते हैं मानिए उसमें प्राण है, जीव है, लिविंग थिंग्स हो। उसी तरीके से वैसा ही सेम मिलता जुलता आपका एपोस्ट्रोफी है। लेकिन एपोस्ट्रोफी में ये होता है कि उसको हम डायरेक्ट संबोधन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है कि आग ने पूरे जंगल को निगल लिया। तो आग यहाँ पे आपका जो है उपस्थित नहीं है, लेकिन आग के बारे में बात किए हैं। आग आपका नॉन लिविंग थिंग है, उसको ऐसे तरीके से व्यक्त किए हैं मानो कि उसमें प्राण है। तो उसको, उस सेंटेंस को
कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। लेकिन एपोस्ट्रोफी कैसे व्यक्त करेंगे, एपोस्ट्रोफी कैसे मालूम करें, तो थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे और एक दो नोट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नोट नंबर 2 क्या है कि एपोस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन में अंतर। एपोस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन में अंतर, व्हाट डिफरेंट बिटवीन एपोस्ट्रोफी एंड पर्सोनिफिकेशन। तो जी हाँ, यहाँ पे समझ सकते हैं कि एपोस्ट्रोफी में हम मृत का मतलब मरा हुआ, डेड। एपोस्ट्रोफी में हम मृत, अनुपस्थित, जो आपके पास उपस्थित न हो, एब्सेंट हो, तथा मानवीकरण विचार, पर्सोनिफाइड आइडिया को संबोधित करते हैं। एक बार और रिवीजन, एपोस्ट्रोफी में हम मृत को संबोधित करते हैं, अनुपस्थित लोगों को संबोधित करते हैं और मानवीकरण विचार को संबोधित करते हैं या किया जाता है। जबकि पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तुओं को यानी नॉन लिविंग थिंग्स तथा किसी विचारों को सजीव मान लिया जाता है। मेरी बात ध्यान से समझिए, पर्सोनिफिकेशन में कोई भी निर्जीव वस्तु हो उसको सजीव मान लिया जाता है, प्राण जीवित मान लिया जाता है, या कोई भी मानव विचार हो उसको ऐसे तरीके से व्यक्त करे मानो उसमें जीव हो, तो उसे क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और एपोस्ट्रोफी किसे कहते हैं कि कोई भी मरे हुए वस्तु, मरे हुए चीज़ या अनुपस्थित लोग या मानवीकरण विचार को संबोधित करते हैं, यानी संबोधित करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक और ध्यान दीजिए, नोट, एपोस्ट्रोफी की मुख्य पहचान। देखिए, एपोस्ट्रोफी का सबसे सरल पहचान क्या है, उसको अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो एपोस्ट्रोफी को पहचानने के लिए सबसे सरल उपाय यही है कि इसमें किसी नाउन के तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी संबोधन का चिन्ह लगा हो या कमा अल्प विराम आता हो या लगा हो। अल्प विराम यानी इसे कहते हैं, या ऐसे भी हो सकता है। क्लियर हुआ? मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो किसी नाउन के जस्ट बाद या तो कॉमा लगा रहे या नाउन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे, तो उसको अगर कोई पूछे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो उसका नाम क्या देंगे? उसका नाम देंगे एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच। मेरी बात सबको समझ में आई? अगर आप लोग को कोई समस्या हो रही है तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। तो एक बार फिर से एपोस्ट्रोफी का डिफिनेशन ध्यान से समझ लीजिए कि एन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू अ डेड, टू द अब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। यानी पर्सोनिफिकेशन में हम डायरेक्ट सीधा मृत को संबोधित करते हैं, अनुपस्थित लोगों को संबोधित करते हैं, या मानवीकरण वस्तु या विचारों को संबोधित किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। फिर से नोट में क्या है? इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच। इस एपोस्ट्रोफी को हम एक्सक्लेमेटरी फिगर ऑफ स्पीच भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? रिवीजन भी करा रहा हूँ, यहाँ पे नोट भी लिख दिया हूँ। कोई आप लोग को समस्या नहीं हो रही है ना? अगर आपको समस्या नहीं हो रही है तो प्लीज़ अपने चेहरे पे स्माइल लाइए। और सबसे खुशी की बात यह है कि जब हम दिल से पढ़ा रहे हैं तो आपको भी दिल से पढ़ना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब हम दिल से पढ़ा रहे हैं ना तो आपको भी दिल से पढ़ना अवश्य चाहिए। ठीक है, चलिए, सबको समझ में आ रहा है ना? तो जब समझ में आ रहा है तो अपने चेहरे पे स्माइल लेंगे। वेरी गुड। और अपने जितने भी CHS के आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी रिलेशन में जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सच ही कहा जाता है कि जहाँ पे शिक्षा मिले ना तो शिक्षा को प्रचार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अच्छे से इस लेक्चर को आपको समझ में आ रहा है तो आप भी पढ़िए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। जब आप अपने लिए केवल मेहनत करेंगे ना तो उसे स्वार्थ व्यक्ति कहते हैं, उसे स्वार्थी कहते हैं। तो आप अपने लिए नहीं, आप दूसरे के लिए भी पढ़ाई कीजिए ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। मेरी बात आप लोग समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत मैं खुश हूँ आप लोगों पे। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज होली है और होली के उपलक्ष्य में ही मैंने सोचा कि क्यों ना आप ही से जुड़ जाया जाए, क्यों ना, क्योंकि आप हैं तभी तो हम हैं, आप नहीं तो हम क्यों। तो आपके लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, आपके भविष्य के लिए हम लोग इतना ध्यान दे रहे हैं। चलिए थैंक्स, आगे चले। तो एपोस्ट्रोफी का मुख्य पहचान क्या है कि नाउन के बाद तुरंत बाद कॉमा लग जाए या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, इस तरीके का साइन लग जाता है तो उसे हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। आइए एग्जाम्पल, हिंदी निकालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, ओ डेथ, वेयर इज थाई स्ट्रिंग। अब देखिए यहाँ पे संबोधित किया गया है जो आपके पास उपस्थित नहीं है। इसमें किसको संबोधित किया गया है? डेथ। डेथ का मतलब होता है मृत्यु, है मृत्यु। कोई व्यक्ति ने संबोधित किया कि है मृत्यु, वेयर इज थाई स्ट्रिंग। वेयर इज थाई, थाई के यहाँ मतलब है तेरा या तेरी। तेरा डंक कहाँ है? स्ट्रिंग का मतलब डंक होता है। तेरा डंक कहाँ है? क्या मृत्यु के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो क्या वो डेथ आपके सामने उपस्थित है? क्या वो मृत्यु आपके सामने उपस्थित है? नहीं है ना। जब नहीं है तो आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? डेथ के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके पास उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इस सेंटेंस में यहाँ पे कॉमा भी लगा हुआ है। अब बताइए यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एपोस्ट्रोफी, APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। क्लियर हुआ? उसके आगे देखिए, ओ ग्रेव। ग्रेव का मतलब कब्र होता है। अब किसको यहाँ पे संबोधित किया है? एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है संबोधित। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है संबोधित। यहाँ पे किसको संबोधित किया है? ग्रेव। ग्रेव मतलब कब्र को संबोधित किया है कि वेयर इज थाई विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है विजय, तुम्हारा जीत कहाँ है? ओ डेथ, वेयर इज थाई स्ट्रिंग। ओ ग्रेव, वेयर इज थाई विक्ट्री। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? हे कब्र, तेरा विजय कहाँ है? तो यहाँ पे कितने लोगों को संबोधित किया है? 2 लोगों को संबोधित किया है। वह कौन सा वर्ड है जिससे संबोधित किया गया है? एक डेथ को और एक ग्रेव को। और डेथ का आगे कॉमा लगा है, ग्रेव का आगे कॉमा लगा है। तो इस तरीके के पहचान से आप समझ सकते हैं कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। क्वेश्चन सेकेंड, ओ हैप्पी डेगर। ओ हैप्पी डेगर, यहाँ डेगर का मतलब हुआ खंजर से भी है, खंजर। डेगर्स का हिंदी जो होता है खंजर। अब चलिए, ओ हैप्पी डेगर, दिस इज थाई सेथ। अब बताइए, इसमें इसका अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कहीं एक्सक्लेमेशन कोई साइन लगा है क्या? या तो किसी सेंटेंस में किसी नाउन के जस्ट बाद कॉमा लग जाए या नाउन के जस्ट बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाए। तो अब बताइए, यहाँ पे डेगर आपका क्या है जी? नाउन है। डेगर आपका क्या है? नाउन है। उसका हिंदी क्या होता है? खंजर होता है। अब इसके बाद बताइए क्या लगा है? कॉमा लगा है कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। सो इट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। अब आगे देखिए, देयर रस्ट एंड लेट मी डाई, वो उसी में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये, ओ हैप्पी डेगर, दिस इज थाई सेथ, देयर रस्ट एंड लेट मी डाई। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है। फ्रेल्टी का मतलब होता है कमजोर। फ्रेल्टी, थाई नेम इज ओमेन। अब इसमें बताइए किसको संबोधित किया है? कमजोर लोगों को संबोधित किया है, फ्रेल्टी को संबोधित किया गया है। और इसके बाद देखिए क्या लग गया है? कॉमा लग गया है। अब बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। या आप ये भी बोल सकते हैं कि नाउन के आगे, इसमें ओमेन क्या है आपका? नाउन है। और नाउन के आगे क्या लगा है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एपोस्ट्रोफी है। एक बात बताइए ज़रा, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी आप टॉपिक हमसे पढ़े होंगे तो हर एक
कंसेप्ट का मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या मैं चाहता तो दो दो एग्जांपल दे करके मैं नहीं छोड़ देता ना, लेकिन मैं इतना एग्जांपल क्यों देता हूँ, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। और एक और बात आपको बता दूँ, खुशी की बात बता दूँ कि CHS के जितने भी प्रकाशन हैं, सभी प्रकाशन का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में एग्जाम्पल मिल जाएगा। जितना भी प्रैक्टिस सेट है, सभी प्रैक्टिस सेट का एग्जाम्पल आपको इसी में मिल गया है। और फिर उसके बाद से मैं फिर से प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो आपको कठिनाइयाँ नहीं होगा। बस इस वीडियो को मिस ना करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लाइफ आपका नाउन है, लाइफ का आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो इसी से बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एपोस्ट्रोफी है। क्लियर हुआ? लाइफ, आई न्यू नॉट व्हाट thou art, but now that thou and I must part। इसका मतलब ये क्या होता है कि जीवन को संबोधित किया, लाइफ, जीवन। आई न्यू नॉट, मैं नहीं जानता, व्हाट डू आर्ट, कि जीवन किस चीज से बना है, तुम किस चीज से बने हुए हो, बट मैं इतना जानता हूं दैट कि डू एंड आई मस्ट पार्ट, कि तू और मैं, तुम्हें और मुझे मस्ट पार्ट अवश्य अलग होना चाहिए या अवश्य अलग होना है। जैसे जीवन किस चीज़ से बना है यह मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि लाइफ और मैं, जीवन और मैं, यानी मनुष्य का जो अंदर प्राण है ना, और उसका जो बॉडी है, शरीर है ना, एक दूसरे का क्या होना है, अलग होना है। अब बताइए इसमें हम किसको संबोधित किए, किसको एपोस्ट्रोफी किए, लाइफ को किए, और लाइफ आपका नाउन है और उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, सो इट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन नंबर 5, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। देखिए ये आपका एग्जाम्पल है ना, तो बताइए यहाँ पे कॉमा लगा है कि नहीं लगा है, यहाँ पे फील्ड का आगे कॉमा लगा है कि नहीं लगा है, यानी इस तरीके के सेंटेंस में कॉमा दिखाई दे तो आप सिंपल तरीके से बोल सकते हैं एपोस्ट्रोफी। ये हम कब की बात कर रहे हैं, जब क्वेश्चन में पूछे कि पोएटिक डिवाइस, फाइंड आउट पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, तब जाकर के ऐसे एग्जाम्पल का आप हिंदी निकालने का प्रयास मत कीजिएगा। ऐसे एग्जाम्पल में अगर कॉमा लग जाए या एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाए तो आप उसको एपोस्ट्रोफी पे साइन कर दीजिएगा, बिना टेंशन, बिना हेजिटेशन का। क्लियर हुआ? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, स्टॉप हियर और जेंटली पास। स्टॉप हियर और जेंटली पास, यहां रुको अथवा धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे गुजरो, यहां रुको अथवा धीरे धीरे जाओ। अब बताइए यहाँ कॉमा भी लग गया है और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन भी मार्क लग गया है, तो ये कौन सा हो गया? एपोस्ट्रोफी। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, क्या आप खुद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। चलिए मैं खुद ही बता दे रहा हूं। हियर सुनो, ओ हेवन, हे स्वर्ग सुनो, माई सोरोफुल टेल ऑफ मिसेरीज। अब चलिए इसमें बताइए कॉमा लग गया, हेवन आपका नाउन है, नाउन का कॉमा लग गया, हिंदी निकालने की जरूरत नहीं, एपोस्ट्रोफी। क्वेश्चन नंबर 8, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे विश्व, हे जगत, हे जीवन, हे समय। इन वर्ल्ड को भी संबोधित कर रहा है, लाइफ को भी और टाइम को भी संबोधित कर रहा है, और सबके आगे देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो इसका पूरा अर्थ निकालने की जरूरत क्या है, एपोस्ट्रोफी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एड्रेस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट एड्रेस। डायरेक्ट एड्रेस किस में होता है? सीधा संबोधित कर दिया जाता है, आइदर टू अ अब्सेंट पर्सन, जो पर्सन अब्सेंट है उसको ऐसे तरीके से व्यक्त किया जाता है मानो कि आपके सामने है, संबोधित किया जाता है, और टू एन एब्स्ट्रैक्ट और इनएनिमेट एंटिटी। इनएनिमेट एंटिटी का मतलब होता है निर्जीव इकाई, यानी किसी भी, वही एग्जांपल है जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जो एग्जांपल शुरू में मैंने आपको बताया था कि एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस। एपोस्ट्रोफी क्या करता है? डायरेक्ट संबोधित करता है मरे हुए को या अनुपस्थित लोगों को या मानवीकरण वस्तु को, तो इट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो वही बताया गया है कि इसमें बताइए कौन सा
फिगर ऑफ स्पीच है। नीचे लिखे, नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा बीच में लाइट कट गया था तो इसी से थोड़ा बीच में वीडियो कट हो गया, तो इससे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस आइदर टू एन एब्सेंट पर्सन और टू एन एब्स्ट्रैक्ट और इनएनिमेट एंटिटी। इनएनिमेट एंटिटी का मतलब होता है निर्जीव इकाई। इसका मतलब क्या है, मैं एग्जांपल आपको एपोस्ट्रोफी फर्स्ट में ही आपको बताया हूँ कि एन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस। एपोस्ट्रोफी में क्या होता है ना कि सीधा संबोधित कर दिया जाता है किसको, मरे हुए, मृत को या अनुपस्थित लोगों को या मानवीकरण वस्तु या विचारों को क्या कर दिया जाता है, ऐसे तरीके से डायरेक्ट संबोधित किया जाता है मानो कि वो यहाँ पे उपस्थित है। तो ऐसा इस तरीके के डायरेक्ट निर्जीव, मरे हुए या अनुपस्थित लोगों को या मानवीकरण विचार को किस फिगर ऑफ स्पीच में संबोधित किया जाता है, किस फिगर ऑफ स्पीच में बताया जाता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है, आप बता सकते हैं ना तो ये इलिट्रेशन में कोई वस्तु को, मृत लोगों को संबोधित किया जाता है, ना ही हाइपरबोल में और ना ही सिमली में। किस में डायरेक्ट संबोधित किया जाता है, डायरेक्ट एड्रेस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, डायरेक्ट एड्रेस। और ये डायरेक्ट संबोधित किसको करेगा, एब्सेंट पर्सन को करेगा। क्लियर हुआ, इस पॉइंट को बस ध्यान देना है। अगला कंसेप्ट क्या है, ये बात आपको समझ में आई, बहुत अच्छा। अगला कंसेप्ट नंबर 8, फिगर ऑफ स्पीच में टोटल में अभी तक 4 वीडियो में 8 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग को इनमें से कोई भी फिगर ऑफ स्पीच के कंसेप्ट में दिक्कत हो तो आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं। कंसेप्ट नंबर 8 में क्या है, आयरोनी। आयरोनी बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है। आयरोनी का हिंदी होता है व्यंग्यात्मक अलंकार, विडंबना या ताना या निंदा करना। जिस वाक्य में लग रहा है कि कोई पर्सन किसी दूसरे या तीसरे पर्सन को निंदा कर रहा है, ताना मार रहा है, या व्यंग्यात्मक अलंकार वही मतलब विडंबना है, समस्याएं हैं, तो वैसे सेंटेंस को कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, तो वैसे सेंटेंस को आयरोनी कहते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल के माध्यम से देखा जाए तो जैसे कोई लड़का पढ़ने में खूब तेज़ है, माहौल एक बनाया हुआ है और उस माहौल में सभी जितने भी लोग हैं उस लड़के को कहते हैं कि पढ़ने में बहुत ही क्या है, तेज़ है, पढ़ने में बहुत ही क्या है, तेज़ है। उसके जैसे पढ़ने वाले हमारे टोला में कोई नहीं है, हमारे गांव में कोई नहीं है, हमारे कस्बे में कोई नहीं है। लेकिन जब वही लड़का एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम में 0 नंबर आ जाता है, क्या 0 नंबर आ जाता है, तो एक बात बताइए, उस लड़के का जब 0 नंबर कोई लोग सुनेंगे तब उसको एक पॉइंट मिल जाएगा, उन लोगों को एक पॉइंट मिल जाएगा और वो क्या करना शुरू कर देंगे, ताना मारना शुरू कर देंगे। कैसे ताना मारते हैं, कहने का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति किसी को तारीफ़ करता है तो 2 तरीके से तारीफ़ करता है। एक तारीफ़ करेगा तो सामने वाला समझ जाएगा कि सच में मुझे तारीफ़ कर रहा है, तो सामने वाले को बहुत खुशी मिलेगा। और एक ऐसे तरीके से तारीफ़ किया जाता है जिससे लगे कि तारीफ़ में ही उसको क्या कर रहा है, ताना मार रहा है। जैसे कि वो लड़का 0 नंबर लाया और पूरे माहौल में पूरे लोग जानते हैं कि वह पढ़ने में बहुत ही तेज़ है। तब अगले दिन जब वो किसी लोगों से मिला तो लोग उसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अरे वाह ये तो पढ़ने में बहुत तेज़ है, बेचारे 0 नंबर लाए हैं, लेकिन टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पढ़ने में तेज़ है, ये क्या है, यह पढ़ने में तेज़ है। तो बताइए, एक भाव होता है बोलने का। कोई आया कहा कि पढ़ने में तेज़ है ना बाबू, पढ़ने में तुम तेज़ हो ना, पढ़ने में तेज़ हो, देखो यही पढ़ने में तेज़ है, लाया कितना है, 0 नंबर लाया है, पढ़ने में तेज़ है। तो इस तरीके के वाक्य कैसे वाक्य कहलाते हैं, आयरोनी फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं। चलिए, नोट क्या है कि जो होने की उम्मीद की जाए, यहाँ पे पॉइंट समझिएगा। कोई काम जिस चीज़ का आप उम्मीद करते हैं और वास्तव में कुछ और हो जाता है, चाहते कुछ और हैं, हो जाता है कुछ और। कोई काम करने जाते हैं कुछ और हो जाता है और। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। पहले इसका डिफिनेशन समझ जाएं कि इट इज़ अ मोड ऑफ स्पीच। यह जो है ना, स्पीच का एक तरीका ही है,
इन विच द रियल मीनिंग, वास्तव में पूछा जाए तो जो मीनिंग, जो रियल मीनिंग होता है ना, इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट, वो वास्तव में जो आपका रियल मीनिंग होता है ना, उसका वो क्या हो जाता है, ऑपोजिट मीनिंग हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है ऑफ दैट विच इज लिटरेरी कन्वाइड, जो है कि लिटरेरी कन्वाइड का मतलब क्या हुआ कि पूरी तरीके से जो है ना, हम करते चाहते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है, बोलना चाहते हैं कुछ और, अब बोल देते हैं कुछ और। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। एक बार और रिवीजन। इट इज़ अ मोड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ दैट विच इज लिटरेरी कन्वीट। इसका मतलब जो होने की उम्मीद किया जाए, जो वास्तव में जो उसका मीनिंग अर्थ, जो रियल अर्थ निकलना चाहिए, उसका वो क्या हो जाता है, वास्तव में कुछ और हो जाता है, कुछ विपरीत हो जाता है। क्लियर हुआ। अगला एग्जाम्पल इसका देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि इट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका नोट है। इट ऑक्योर्स व्हेन देयर्स अ मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन्ड। कहने का मतलब क्या है, कहने, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब विरोध, विरोधाभास। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट विरोध कर रहा है कितने के बीच में, दो के बीच में। व्हाट इज सेड, क्या कहा गया है, और व्हाट इज मीन्ड, और इसका मतलब क्या निकल गया है। क्या कहे हैं और उसका मतलब क्या निकल रहा है। कुछ काम कहें कुछ और हो गया उसका मतलब कुछ और। इसका एग्जाम्पल देखें यहाँ पे ध्यान से। द टाइटैनिक वाज सेड टू बी अनसिंकेबल बट सैंक ऑन इट्स फर्स्ट वॉयाज। वॉयाज का मतलब होता है यात्रा में, यानी टाइटैनिक वाज सेड, टाइटैनिक के लोग कहा करते थे टू बी अनसिंकेबल। सिंक का मतलब होता है डूबना, अनसिंकेबल मतलब डूबने योग्य नहीं होना, ठीक है ना, मतलब ना डूबना। टाइटैनिक के लोग कहते थे कि टू बी अनसिंकेबल बट सैंक ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज। कहने का मतलब क्या है कि टाइटैनिक के जितने भी लोग थे ना, वो कहते हैं क्या कि हम लोग जो है ना डूब नहीं सकते हैं, लेकिन वह बेचारे क्या हो गए, डूब गए। कब, ऑन इट्स फर्स्ट वॉयाग। वॉयाग का मतलब होता है पहले यात्रा, वॉयाग का मतलब क्या होता है, यात्रा। तो जब वो यात्रा करने निकले ना, तो पहले यात्रा में क्या हो गए, वो अपने पहले यात्रा में क्या हो गए, बेचारे डूब गए। कहने का सेंस क्या है कि वह सबसे चर्चा करते हुए कह रहे हैं क्या कि हम लोग कभी डूबते नहीं हैं, हम लोग यात्रा करते हुए कहीं जाते हैं जहाज़ से तो नदी में या समुद्र में डूबते नहीं हैं, लेकिन पहले यात्रा में वो बेचारे क्या हो चुके हैं, डूब गए हैं। तो इस तरीके से बताइए, हुआ बेचारे कह कुछ और रहे हैं, हो गया कुछ और, उसका ऑपोजिट मीनिंग निकल गया। सो इट इज़ कॉल्ड आयरोनी। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेटिंग यू गो इंस्टेड ऑफ फायरिंग यू। लेटिंग यू गो, आपको जाने दो, यानी जाने दो, इंस्टेड ऑफ फायरिंग यू, आपको आग लगाने के बावजूद उसे क्या करने दो, जाने दो। आग लगाने के बावजूद उसे क्या करने दो, जाने दो। एक इसका मतलब क्या है जी, वो बेचारा आग लगाने आया था, उसका मकसद क्या था, आग लगाने का। आग लगाने आया था लेकिन वो बेचारा चला गया, उसको कहा जा रहा है कि जाने दो, तो उसका मकसद कुछ और था, हो कुछ और गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। वो आग क्या हुआ, मतलब आग वो जलाने आया था, आग जलाने के बजाय तुम्हें क्या करने दो, जाने दो, उसे जाने दो। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, द CEO ऑफ बिग तंबाकू। तंबाकू जानते हैं ना, द CEO ऑफ बिग तंबाकू कंपनी। तंबाकू कंपनी, बड़े से तंबाकू कंपनी, तंबाकू जानते हैं ना, गुटखा वुटखा, उसका जो बड़े जो CEO है ना, जो बहुत बड़ा वो जो मालिक है ना, सेड, वो क्या कहें कि ही डिड नॉट स्मोक, क्यों वह क्या नहीं करते हैं, धूम्रपान नहीं करते हैं। जरा दिमाग लगाइए, जो जिस कंपनी से गुटखा बन रहा है, जिस कंपनी से तंबाकू बन रहा है, क्यों बन रहा है, लोगों को खाने के लिए, लोगों को खिलाने के लिए, और उसी कंपनी का जो CEO है वो खुद ही नहीं खा रहा है,
बात सबको समझ, और उसको खिलाने के लिए कहा जा रहा है तो नहीं खा रहा है। तो वह काम बड़े तंबाकू कंपनी के जो सीईओ है ना, वो कहे कि ही डिड नॉट स्मोक, कि वह स्मोक नहीं करते हैं, लेकिन बना दूसरे के लिए रहे हैं और खुद ही वो नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? आयरोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द स्टूडेंट वाज गिवन एक्सीलेंट ऑन गेटिंग 0 इन द एग्जाम। अब बताइए, ये जो स्टूडेंट है ना, वाज गिवन एक्सीलेंट, वह क्या हो करके, मतलब कि तेज, एक्सीलेंट हो करके, बहुत ही एक्सपर्ट हो करके, बहुत ही बढ़िया होते हुए भी ऑन गेटिंग 0 इन द एग्जाम, ऑन गेटिंग 0 इन द एग्जाम, मतलब ये जो स्टूडेंट है ना बहुत ही एक्सीलेंट, उसको बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि बहुत ही एक्सीलेंट है, बट वो एग्जाम में क्या ला दिया है? 0 नंबर ला दिया है। अब बताइए, उसको ताना मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है? ताना, विडंबना है कि नहीं? यहाँ पे विडंबना है, तो ईमानदारी से बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? आयरोनी है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 5, मैरिज काउंसलर डाइवर्सिंग द थर्ड वाइफ। अब बताइए, मैरिज जो काउंसलर है ना, वो डाइवर्सिंग कर रहा है कितने वाइफ को? कितने वाइफ को? 3 वाइफ को। इट इज कॉल्ड आयरोनी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ समवन हैज अ पेनफुल विजिट टू द डेंटिस्ट एंड व्हेन इट्स ओवर से वेल दैट वाज प्लीजेंट। इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद ही बताइएगा। बताना क्या है, जब मैं आप लोग को आयरोनी पढ़ा रहा हूँ तो ये तो आपका आयरोनी हुआ ना। अ फायर स्टेशन दैट बर्न्स डाउन, अ फायर स्टेशन दैट बर्न्स डाउन। अब बताइए, जो फायर स्टेशन है ना, पुलिस फायर स्टेशन देखे हैं ना, वो दूसरे को क्या करता है? आग बुझाने के लिए जाते हैं, बट लेकिन क्या हुआ ना कि बर्न्स डाउन, उसी फायर स्टेशन में ही क्या हो गया? आग लग गया। तो उस स्टेशन को बनाया गया है दूसरे को बुझाने के लिए, लेकिन खुद उसी में वो क्या हो गया? फायर स्टेशन में आग लग गया है। तो ये विडंबना की बात है, ताना मारने की बात है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि फायर स्टेशन लोगों को आग बुझाने के लिए बना हुआ है और खुद ही उनके स्टेशन में आग लग जा रहा है, तो क्या दूसरे को बुझाएंगे? इस तरह के विडंबना होता है। सो इट इज़ कॉल्ड आयरोनी। थैंक्स। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जितने भी योग्य प्लेनेट के टीचर हैं, जितने भी आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन सभी सब्जेक्ट को दूसरे को भी शेयर करें, मदद करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, एक बात और, आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य जुड़े। थैंक्स। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से होली मनाइए। बाय बाय।